राजधानी के प्राचीन श्री रामचंद्र स्वामी जयंती उत्सव मठ के बारे में वीडियो की पहली कड़ी में मैंने आपको बताया कि किस तरीके इस मठ की स्थापना हुई। दूसरी कड़ी में वो मैं बताऊंगा जो अभी तक अधिकांश लोगों को जानकारी में नहीं और जिनकी नजर भगवान की भक्ति में कम भगवान की संपत्ति में ज्यादा, जिन्होंने राजधानी के प्राचीन श्री रामचंद्र स्वामी जयंती उत्सव मठ के बारे में वीडियो की पहली कड़ी में मैंने आपको बताया कि किस तरीके इस मठ की स्थापना हुई, मठ में किस तरीके से व्यवस्था बनाई गई थी। अब दूसरी कड़ी में वो मैं बताऊंगा जो अभी तक अधिकांश लोगों को जानकारी में नहीं है। सन 1887 में स्वर्गीय उमाबाई जयतु साव ने मठ की स्थापना की और स्थापना के बाद इस मठ के संचालन के लिए उन्होंने पंच कमेटी का निर्माण कराया और जिसके बाद ही पंच कमेटी मठ का प्रबंधन चलाती रही। उनकी मृत्यु के बाद चूंकि उमाबाई जयतु साव निसंतान थी, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति भगवान को दान किया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बहन की दो बेटियों यशोदाबाई और सोनाबाई ने भगवान से उनकी संपत्ति वापस मांगा। ये अपने आप में एक नया तरीके का प्रश्न है कि भगवान को दान में दी गई संपत्ति को कोई वापस मांगे। फिर भी ऐसा हुआ तो मठ में व्यवस्था बिगड़ गई। तब व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से मठ संचालनकर्ताओं ने दो भागों में संपत्ति को बांटने का निर्णय लिया, जिसके बाद यह संभवतः भारत का पहला ऐसा मामला होगा जिसमें भक्त और भगवान के बीच बंटवारा हुआ। 7 गांवों की जमीन भगवान श्री रामचंद्र स्वामी के हिस्से में आई और उतनी ही जमीन यशोदाबाई और सोनाबाई के हिस्से में। उसमें सैकड़ों एकड़ जमीनें थी। भगवान के आभूषण, सोने, चांदी, बर्तन, गद्दे तक ये सबका बराबर हिस्सा बंटवारा किया गया। इस तरीके से मठ की संपत्ति में विवाद उसी समय से शुरू हुआ। अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ी। साल 1987 में महंत लक्ष्मी नारायण दास जी के मृत्यु के बाद मठ परंपरा के अनुसार उनके शिष्य रहे महंत लक्ष्मी नारायण दास को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। उनका उत्तराधिकारी नियुक्त होने के बाद मठ व्यवस्था चलती रही और साल 2007 में उनकी भी मृत्यु हो गई। मठ के जानकार जो बताते हैं उनके अनुसार महंत लक्ष्मी नारायण दास और रामभूषण दास दोनों की मृत्यु आसान नहीं रही। जीवन के अंतिम समय में बहुत कष्टप्रद रहा। कहा तो यह भी जाता है कि महंत रामभूषण दास को नशे का इंजेक्शन दिया जाता था। कौन देता था ये मठ में उपस्थित लोग भली भांति से जानते हैं। हम आगे आते हैं कि मठ में वर्तमान की क्या स्थिति है। मठ में साल 2007 के आते तक एक प्रभावशाली वर्ग प्रवेश कर चुका था, जो राजनीतिक रूप से सक्षम था, आर्थिक रूप से प्रभावशाली था और जिनकी नजर भगवान की भक्ति में कम भगवान की संपत्ति में ज्यादा था, जिन्होंने मठ को सिर्फ और सिर्फ धनार्जन के उद्देश्य से देखा। मैं उन लोगों के बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये आखिर हुआ कैसे। साल 2007 में महंत रामभूषण दास की मृत्यु के बाद मठ में बवाल मचा। उनकी 13वीं के दिन मठ में सिर्फ फुटअव्वल हुआ। कारण था मठ की संपत्ति और मठ में उत्तराधिकारी बनने को लेकर। चूंकि मठ परंपरा के अनुसार महंत के उत्तराधिकारी को ही महंत का उत्तराधिकारी बनाया जाता है। जैसे बिहारी दास के बाद महंत लक्ष्मी नारायण दास को बनाया गया, लक्ष्मी नारायण दास के बाद रामभूषण दास को, रामभूषण दास के बाद उनके उत्तराधिकारी को बनाया जाना था। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय मठ में प्रभावशाली लोगों का प्रवेश हो चुका था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब वो ये नहीं चाहते थे कि मठ में उनके को उत्तराधिकारी बने। हालांकि स्थिति आज भी स्पष्ट नहीं है कि उनके उत्तराधिकारी कौन है। मठ में 2 गुट बन चुके थे। एक गुट में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सत्यनारायण शर्मा, महेंद्र अग्रवाल, अजय तिवारी, सुरेश शुक्ला, शिव कुमार अग्रवाल, रामेश्वर अग्रवाल, ऐसे नामचीन रसूखदार प्रभावशाली लोग थे। दूसरे गुट में आशीष तिवारी और विकास तिवारी। अब ये दोनों कौन, इनके बारे में आपको बताऊंगा। सत्यनारायण शर्मा मठ में कैसे आए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, रोचक है। साल 1985 में मंदिर रसावत के तत्कालीन विधायक सत्यनारायण शर्मा को मठ में शामिल किया गया। घनश्याम तिवारी की मृत्यु के बाद उनको शामिल करने के लिए मठ में प्रस्ताव पारित किया गया और प्रस्ताव पारित करके उसके सूचना पंजीयक सार्वजनिक न्यास को दे दी गई।
साल 2007 में रामेश्वर अग्रवाल, शिव कुमार अग्रवाल और अजय तिवारी को मठ में ट्रस्टी बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। उनकी भी सूचना पंजीयक सार्वजनिक न्यास को भेज दी गई। इन तीनों का नाम पंजीयक सार्वजनिक न्यास के ट्रस्ट पंजी में जुड़ गया, पर दिग्गज कांग्रेसी नेता सत्यनारायण शर्मा का नाम आज दिनांक तक ट्रस्ट पंजी में नहीं जुड़ा है, जिसके बाद सरकारी दस्तावेजों के अनुसार वो आज भी ट्रस्टी नहीं है। पर सत्यनारायण शर्मा ऐसा नहीं मानते। सत्यनारायण शर्मा की स्थिति यह है कि बिना उनकी उपस्थिति के कोई भी बड़ा आयोजन वहां पे नहीं होता। जब सत्यनारायण शर्मा वहां पहुंचेंगे तब जाकर ही वहां कोई बड़ा धार्मिक आयोजन होगा। मैं आपको उस समय की बात बता रहा हूं, 1985 की। साल 2016 में जो मठ के उपाध्यक्ष थे जे.एन. ठाकुर, उनकी मृत्यु होने के बाद सत्यनारायण शर्मा जी को मठ में उपाध्यक्ष बना दिया गया। अब समझिए उस खेल को। जिस व्यक्ति का नाम आज तक ट्रस्ट पंजी में नहीं जुड़ा है, उस व्यक्ति को ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया गया और आज 2016 में उपाध्यक्ष बना दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि सत्यनारायण शर्मा रसूखदार राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री रहे हैं और उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई उनसे सवाल पूछ दे। कभी भी पंजीयक सार्वजनिक न्यास और जिला प्रशासन इस ट्रस्ट के अध्यक्ष कलेक्टर हैं, उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि जिस व्यक्ति का नाम ट्रस्ट पंजी में नहीं जुड़ा है वो ट्रस्ट में उपाध्यक्ष कैसे बन गए। मैं आपको उन लोगों के बारे में भी बताता हूं जो लोग ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं, जो स्वयं को ट्रस्टी बताते हैं। महेंद्र अग्रवाल स्वयं को वो ट्रस्ट का सचिव बताते हैं। 1982 से जुड़े हैं। उस दौरान वो निजी बैंक में काम भी करते थे और मठ में भी रहते थे। मठ के आवक जावक, कार्य व्यवस्था, प्रबंधन देखते थे, जिसके बाद उन्होंने स्वयं को सचिव कहना शुरू कर दिया और सरकारी अभिलेखों में सचिव बताकर ही उन्होंने अपना पद नाम बताया। 1982 से आज भी वहां पर एक्टिव हैं। अजय तिवारी वहां जुड़ गए ट्रस्ट में। साल 2007 में उनके नाम का प्रस्ताव पारित किया गया था। अजय तिवारी के बारे में आपको बताऊं, अजय तिवारी ने बचपना जैतूसा मठ में बीता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला से लेकर जैतूसा मठ में ही हुई। वो वर्तमान में भी जैतूसा मठ में भी निवासरत है। लगभग 75 से 76 साल की उनकी उम्र हो चुकी है, अभी भी मठ में है वो। महंत लक्ष्मी नारायण दास जी की मृत्यु के बाद जितने भी संस्थाएं थी मठ से जुड़ी हुई, उन सारी संस्थाओं में अजय तिवारी वर्तमान में पदाधिकारी हैं। चाहे वो राष्ट्रीय विद्यालय हो, बाल आश्रम हो, ग्राम सेवा समिति हो, डागा कॉलेज हो, जो भी जितने संस्थाएं हैं, उनकी एक अपनी कहानी है। अनेक विवादित फैसलों में उनका नाम रहा है। उसके बारे में आपको अगली कड़ी में बताऊंगा। अभी बात करते हैं रामेश्वर अग्रवाल और शिव कुमार अग्रवाल। इनके पिताजी, इनके रिश्तेदार ट्रस्ट में ट्रस्टी रहे। उनकी मृत्यु के बाद इन दोनों को ट्रस्ट में शामिल किया गया। अब बारी आती है आशीष तिवारी की। आशीष तिवारी एक निजी कंपनी में पहले काम करता था। महंत रामभूषण दास का सगा भांजा है और विकास तिवारी सगा भतीजा। चूंकि रामभूषण दास महंत थे, उस समय दोनों का मठ में आना जाना था, भगवान का पूजन करते थे और मठ के प्रति इनकी आस्था थी। कहा तो यह जाता है कि आशीष तिवारी ने महंत रामभूषण दास के कहने के बाद ही अपनी जॉब को छोड़ दिया और वो मठ में रहने लगे। साल 2007 में जब उनकी मौत हुई महंत की, तो आशीष तिवारी और विकास तिवारी ने कहा कि महंत रामभूषण दास ने हमको अपना वारिशान वसीयत के आधार पर हमको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है और उनके उत्तराधिकारी के बाद इस मठ के महंत हम होंगे। पर मठ का एक प्रभावशाली वर्ग जो है, उन्होंने इन दोनों को मठ का महंत उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और वहीं से विवाद शुरू हुआ। आशीष तिवारी का नाम महंत परंपरा के अनुसार बदल के महंत रामाशीष दास हो गया
और विकास तिवारी का नाम राम विकास तिवारी हो गया। आशीष दास और राम विकास तिवारी दोनों अभी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं स्वयं को महंत राम भूषण दास का उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लिए। ये इस तरीके की स्थिति रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है, जब ट्रस्ट में अजय तिवारी, शत्रुघ्न शर्मा, सुरेश शुक्ला, महेंद्र अग्रवाल जैसे लोगों का नाम शामिल हो चुका है, जैसा ट्रस्ट प्रबंधन के लोग मानते हैं, फिर साल 2023-24 में ऐसा क्या हुआ कि मठ के स्वयंभू सचिव महेंद्र अग्रवाल को इन सबका नाम ट्रस्ट में शामिल करने के लिए फिर से इस्तेहार जारी करना पड़ा, फिर से पंजीयक सार्वजनिक न्यास के पास ज्ञापन देना पड़ा। आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो ज्ञापन की कॉपी है जो पंजीयक सार्वजनिक न्यास एसडीएम ने जारी किया था। उन्होंने दावा पत्ती मंगाया था इनका नाम जोड़ने के लिए। तो जब ये पहले से जुड़े हुए तो इनका नाम दोबारा क्यों जोड़ा जा रहा है? एक बार जुड़ा हुआ नाम दोबारा जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए या बड़ा कोई विवाद ना हो जाए, दिवालिया ना हो जाए, तब तक नहीं कटता है। छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत किसी भी का नाम जोड़ने हटाने की एक अलग प्रक्रिया है। तो मेरा सवाल सिर्फ यही है कि जब एक बार सत्यनारायण शर्मा, अजय तिवारी, अग्रवाल, सुरेश शुक्ला प्रभावशाली लोग हैं, इनका नाम पहले ही ट्रस्ट में जुड़ चुका, ये ट्रस्टी के तौर पे आज भी वहां पर काम कर रहे हैं, फिर साल 2023-24 में इनका नाम जोड़ने के लिए क्यों आवेदन किया गया? क्या वे पहले ट्रस्टी नहीं थे? अब विवाद बढ़ने के बाद इनको ट्रस्टी बनाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही? और अगर जब ट्रस्टी थे तो फिर नाम क्यों जोड़ा जा रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मठ की अनेक संपत्तियों का जब बिक्री हुआ, कब्जा हुआ, इन्होंने प्रस्ताव पारित किया। यह सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। जब ट्रस्ट में आप ट्रस्टी हैं ही नहीं तो आप किस आधार पर प्रस्ताव पारित कर रहे हैं? तो क्या सबकी नजर सिर्फ भगवान की भक्ति में कम संपत्ति में है? इस बात को मैं आपको अगली कड़ी में बताऊंगा।